अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रिपीटेशन। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है डाटा स्ट्रक्चर की, और इसमें हमने आज की वीडियो में अरे के बारे में पढ़ना है। अरे क्या होती है, इसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बता देता हूँ कि ये अरे का किस तरह से हम सी प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैंने IDE ओपन कर लिया, डेव C++। यहाँ से मैं एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल देंगे, यहाँ पर मेन फंक्शन देंगे। मेन फंक्शन की बॉडी में यहाँ पर लेट से मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप मैंने वैल्यूज़ एंटर करनी है। मार्क्स इंटीजर टाइप में वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, तो इंट टाइप लेते हैं, डाटा टाइप यहाँ पर वेरिएबल का नाम देते हैं marks1, marks2 और यहाँ पर marks3 और इसी तरह से marks4 और marks5। ये देखिए मुझे 5 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़े हैं क्योंकि मैंने 5 स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करने हैं, इनपुट करने हैं। क्लियर? तो अब मुझे नंबर इनके लगाने पड़ेंगे कि marks1 मतलब स्टूडेंट 1 के जो मार्क्स हैं वो 58 हैं। इसी तरह से marks2 इज इक्वल टू 67। इसी तरह से मुझे मार्क्स लगाने पड़ेंगे तमाम स्टूडेंट्स के, marks3 में भी वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, marks4 में भी, marks4 में भी और marks5 में भी। तो इस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 100 स्टूडेंट्स का 100 स्टूडेंट्स का आपने क्या करना है, मार्क्स को एंटर करना है, तो आपको 100 वेरिएबल्स क्लियर करने पड़ेंगे। वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसके लिए। तो इसके लिए आसान करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अरे। ठीक है, नाम क्या है, अरे। यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ ARRAY, अरे कहते हैं इसे। तो अरे आप डिक्लेयर कैसे करनी है, मतलब मैंने मार्क्स नाम के वेरिएबल लेने हैं 5, तो मैंने मार्क्स लिखना है। यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 5 लिख दूंगा। अब ये मार्क्स नाम के 5 वेरिएबल्स मेरे पास बन चुके हैं। अब मैंने पांचों में वैल्यू एंटर करनी है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ मार्क्स 0 से आपने शुरू करना है, राइट। 0 इज इक्वल टू 58। इसी तरह से मार्क्स 1 इज इक्वल 69। marks2 is equal 46, marks3 is equal 76 और इसी तरह marks4 में भी एंटर कर देते हैं। marks4 में वैल्यू असाइन कर देती हैं, लेट्स से 87। अब देखें टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए हैं, marks0, marks1, marks2 और इस तरह से marks3 और marks4। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 5। marks5 का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो marks5 जो है ना उसमें \n स्टोर होता है। तो आपने यही चीज़ें लेकर चलनी है कि 0 से शुरू होना है इसने और किधर तक चलना है, 4 तक जाना है। तो 0 से अगर शुरू करेंगे तो टोटल फिर भी 5 ही बनने हैं हमारे पास। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया। अब अगर आप डायरेक्टली वैल्यू अगर असाइन करना चाहते हैं ना marks0, marks1, marks2, 3 और 4 में, तो आप इस तरह ना करें, इस तरह भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है काम। यहाँ पर ही आप इक्वल डालें, यहाँ पर आप ये ब्रैकेट्स एंटर करें, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप वैल्यू इंसर्ट कर जाएं। मतलब 34 एंटर हो गया marks0 में। इसी तरह से 56 एंटर हो गया जी marks1 में। 29 एंटर हो गया marks2 में। ये marks3 में वैल्यू चली जाएगी और ये marks4 में वैल्यू आ गई। ये marks0 की वैल्यू, marks1, marks2, marks3 एंड marks4 की वैल्यू आ गई। इस तरह से डायरेक्टली भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू इस अरे को।
इसको हम कहते हैं अरे। अरे क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट हैव द सेम डाटा टाइप, के वेरिएबल्स की कलेक्शन जिनकी डाटा टाइप क्या होती है? सेम होती है। अब मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 की जो वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो सभी की क्या होगी? इंट होगी। इंट से मुराद इंटीजर। अब तमाम ये यहाँ पर देखिए मैंने इंटीजर टाइप वैल्यूज को स्टोर करवाया है। क्लियर हो गया ना? अरे से क्या फ़ायदा होता है कि आपको जितने वेरिएबल चाहिए होते हैं आप उतने अपनी मर्जी से आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं, उतनी उसकी आप डिमेंशन दें। यहाँ पर लेट्स से मैं अगर डिमेंशन देता हूँ 100, तो इसको साइज़ भी कह सकते हैं, डिमेंशन भी कह सकते हैं। तो अगर इसका साइज़ मैंने 100 दिया तो ये मार्क्स 0 से लेकर मार्क्स 100 तक वेरिएबल्स बन गए हैं। लेकिन आपने यूज़ कौन से करने हैं? मार्क्स 0 से लेकर मार्क्स 99 तक के वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं, तो वो 100 ही हो जाएंगे ना, 0 को भी इंक्लूड करेंगे। तो अभी हमने 5 किया तो 5 कर देते हैं। क्लियर है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी डेफिनेशन की तरफ, थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है डाटा स्ट्रक्चर की, कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अरे को भी हम अभी पढ़ते हैं, पहले डाटा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अरे जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर ही है। डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। के डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास एक कंटेनर है जहां पर हम डाटा आइटम्स को इस एक स्पेसिफिक लेआउट में एक खास तरीके से स्टोर करते हैं ताकि उसको डाटा को हम इजीली सर्च कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, मतलब डाटा को यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? एक कंटेनर है जिसमें हम डाटा आइटम्स को स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक लेआउट में, एक स्पेसिफिक तरीके से। क्लियर हो गया? सी लैंग्वेज में हमें डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अरे उनमें से मोस्टली कॉमनली यूज होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं ये डाटा स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर तो आपको बुक में ये बताया गया ना, क्योंकि आपके कोर्स में यही है कि डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और सिर्फ एक डाटा स्ट्रक्चर आपको बताया गया अरे। तो हकीकत में क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एक खुद एक सब्जेक्ट है, एक पूरा एक सब्जेक्ट है। आपको तो सिर्फ एक चैप्टर के अंदर डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया गया है बेसिक। तो डाटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, बेसिकली इसकी दो मेन टाइप्स आप कंसिडर करके चल सकते हैं। एक है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक दूसरा है जी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? इंटीजर, फ्लोट, कैर, जिसको हम कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म में कैर लिखते हैं, तो पूरी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर, तो बूलियन। हमने पढ़ा हुआ सी लैंग्वेज में इंट, फ्लोट और कैर के बारे में। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और ये नॉन लीनियर है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आना चाहिए था नॉन लीनियर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आगे से मजीद दो टाइप्स हैं, स्टैटिक डाटा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में अरे आती है, तो आपके कोर्स में सिर्फ यही है अरे। तो जबकि डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आ जाती है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें आ जाता है ट्री और ग्राफ। आपने सिर्फ अभी 10th क्लास की बुक में ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने सिर्फ अरे के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर अभी स्टडी करना है? अरे के बारे में। अब हम आते हैं जी कोर्स की तरफ। हमें डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको पहले बता दिया जो अरे है वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अरे की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है आपके कोर्स के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अ वेरिएबल मार्क्स कैन स्टोर द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, कि आप एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है मार्क्स, वो सिर्फ एक स्टूडेंट के नंबर को स्टोर कर सकते हैं, उसके मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो आपको 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने 5 वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर किए थे। तो अगर फ़र्ज़ करें 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं तो 50 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग करने वाला ये काम है। तो इससे बचने के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। डाटा स्ट्रक्चर से हमारा ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। अब अरे जो डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एन अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर डेट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। के अरे एक डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रहे सेम डाटा टाइप, वो सारी की सारी सेम डाटा टाइप की होंगी। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया
कि ये एक अरे है मार्क्स 5 के नाम से। अब इसमें हम जो डाटा स्टोर कर सकते हैं वो ये है जी। क्यों हम यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू कहीं पर स्टोर क्यों नहीं कर सकते? वजह ये है क्योंकि इस अरे की जो डाटा टाइप है वो इंट है। तमाम अब जितने भी इसमें वेरिएबल्स बने हैं ना, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, जो भी हमने वैल्यू स्टोर करवाई हैं वो सारी इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि जो भी अरे होगी उसकी सिर्फ सिंगल सेम, ठीक है, डाटा टाइप होगी। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर आते हैं, द मेमोरी लोकेशन इन द अरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ईच एलिमेंट कैन स्टोर द सिंगल वैल्यू। हर एलिमेंट सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ अरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हमने बनाई ना, यहाँ पर अरे बनाई मार्क्स 5 के नाम से। अब हकीकत में क्या हुआ कि इस तरह से मेमोरी लोकेशंस को आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि हमारे पास 5 इस तरह से बॉक्स बन चुके हैं हमारे पास। क्लियर है। यहाँ पर इस बॉक्स का नाम रख लें जी A0, यहाँ पर A0, और इस सेल का नाम रख लेते हैं A1, और इसी तरह से A2, A3 और A4। क्लियर। एक और सेल होता है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, \n। यहाँ पर हम एक और सेल ले लेते हैं, यहाँ पर A5 होगा, लेकिन हम 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 लिया ना, मार्क्स 5, तो इस तरह से 5 सेल बन चुके हैं मेमोरी के अंदर A0 से लेकर A5 तक। ये टोटल 6 बन गए हैं, लेकिन हम 5 ही यूज़ कर सकते हैं A0 से लेकर A4 तक। जो A5 होगा एंड वाला वो रिजर्व होता है, मतलब कि पहले से उसका रिजर्व हो जाएगा कि उसमें \n है। दरअसल ये एंड पॉइंट बताता है अरे का। यहाँ पर मैंने क्या स्टोर किया था, 34, 56, और इसमें क्या स्टोर किया है जी, 29, 78, और इसमें क्या है 25। हाँ, यहाँ पर A0, A1 और A2, दरअसल A0, A1 नहीं है, यहाँ पर है मार्क्स 0, मार्क्स 1, तो मैंने A वगैरह लिखा था तो A ही रख देते हैं। यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं, हम मार्क्स नहीं रखते बल्कि A रख देते हैं। अब इस तरह से क्या होगा कि A0, A1, A2, A3, A4 और A5 नाम का इस तरह से मेमोरी लोकेशंस को बना दिया जाएगा। क्लियर है। आपने इस तरह से फिर यूज़ कर लेना इसे। अब यहाँ पर A0 जो है ना, जिसमें 34 है, ये एलिमेंट ऑफ अरे है, ये भी एलिमेंट ऑफ अरे है, इसको भी हम एलिमेंट ऑफ अरे कहेंगे। इसी तरह से इसे भी और इसे भी और इसे भी। क्लियर हो गया। अब आते हैं जी हम यहाँ पर यही लिखा हुआ है मेमोरी लोकेशंस इन द अरे। अरे के अंदर जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ये वाली जो आपको मैंने बताई हैं, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन जो होती हैं। क्लियर। ये मेमोरी लोकेशंस को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अरे। ईच एलिमेंट कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हर एलिमेंट में एक सिंगल वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर चलें जी, हम इस तरफ आते हैं। अरे डेक्लेरेशन हम किस तरह से, अरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप, नेम एंड साइज ऑफ एन अरे। अरे का डाटा टाइप बताना, उसका नाम बताना और उसका साइज बताना, उसी को हम अरे डेक्लेरेशन कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है प्रैक्टिकली करके। इंट पहले अरे का नाम लिखेंगे, कोई भी आप रख सकते हैं, आपको पता ही वेरिएबल का नाम रखते कैसे हैं। तो अरे का नाम रखेंगे यहाँ पर, फिर उसका साइज देंगे। पहले डाटा टाइप, अरे की डाटा टाइप, अरे का नाम और उसका साइज, इसी को करना हमारा अरे डेक्लेरेशन होता है। और ये अब हमारे पास अरे डेक्लेरेशन हुई है। लेकिन अगर हम अरे में वैल्यूज़ को डायरेक्टली असाइन कर दें तो ये इनिशियलाइजेशन होती है।
क्लियर। तो ये अभी हमारे पास क्या है, अरे डिक्लेरेशन है। अब मैं फिर से डेफिनेशन को रीड करता हूँ, आई होप आपको समझ आ जाएगी। अरे डिक्लेरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डाटा टाइप, कि अरे का डाटा टाइप बताना है, आपने स्पेसिफाई करना है, नेम बताना है और उसका साइज बताना है अरे का, उसी को हम अरे डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने क्या लिखी है, इंट। आप फ्लोट भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद आपने अरे का नाम लेना है, यहाँ पर मैंने अरे का नाम क्या लिया है, ए। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं, जिस तरह पहले मैंने मार्क्स लिया था इस तरह। इसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अरे का साइज बताना है, और ये अरे का साइज मैंने यहाँ पर 5 बताया, आप 100 भी रख सकते हैं, वट एवर आपको जितने वेरिएबल्स चाहिए आप उतने रख सकते हैं इधर अरे का साइज। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल पर आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट मार्क्स 5, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है फ्लोट प्राइस 10। आप इस तरह के जितने चाहें एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, कोई एक एग्जाम्पल भी लिख दें तो आई थिंक काफ़ी है। आगे चलते हैं जी, अरे इनिशियलाइजेशन। मैंने पहले बताया अरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कि अरे के एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम वैल्यू साइन करना, जिस तरह यहाँ पर की गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ जी, ये देखें, अब यहाँ पर अरे डिक्लेयर हुई है और फौरन से उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया गया है। मतलब कि जब पहली मर्तबा अरे के एलिमेंट को वैल्यू मिलती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अरे इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर देखें ये इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू अरे एलिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहली मर्तबा वैल्यू असाइन करना, उसी को हम अरे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अरे को इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हैं। ये पेपर में सवाल आ सकता है कि अरे को हम कितने तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं या कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, एन अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ अरे डिक्लेरेशन और लेटर, कि आप अरे को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर सकते हो इस तरह से, या आप बाद में भी कर सकते हो, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर वेरिएबल्स बन चुके हैं हमारे पास A0 और इसकी वैल्यू आप असाइन कर दें इस तरह से। अब पहले मैंने डिक्लेयर किया अरे को, अब बाद में अरे के एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ, तो ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। इसी तरह से A2 में, A3 में, A4 में वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये जो तरीका होगा ये होगा, अरे को इनिशियलाइज किया जा रहा है आफ्टर डिक्लेयरिंग। अरे को पहले डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उसे इनिशियलाइज किया जा रहा है। और अगर इस तरह से किया जाए, अगर इस तरह से किया जाए तो ये अरे को इनिशियलाइजेशन की जा रही है, अरे को डिक्लेयर करते वक्त ही अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसी वक्त उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी गई है इधर। क्लियर। तो अरे इनिशियलाइजेशन यही होती है कि अरे के एलिमेंट्स को जब फर्स्ट टाइम वैल्यू दी जाती है उसे अरे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसको हम अरे डिक्लेयर करते वक्त भी अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं और हम बाद में भी कर सकते हैं। The array initialization becomes time consuming if it is not initialized at the time of declaration। अगर हम array को फौरन से इनिशियलाइज नहीं करते, उसे डिक्लेयर करते वक्त बाद में इनिशियलाइज करते हैं उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दूसरा जो तरीका है कि आप A0 A1 को एक्सेस करो, एक एक करके उसमें वैल्यू इंसर्ट करो, तो वो आप बाद में इनिशियलाइज कर रहे हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। Each element of the array needs to be accessed individually to initialize it। क्योंकि जाहिर सी बात है अरे का हर एलिमेंट आपको अलग-अलग से एक्सेस करना पड़ेगा उसको वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसा A0 A1 A2 इस तरह डायरेक्टली A5 लिखा हुआ और उनकी वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी गई है। अगर आप डायरेक्टली असाइन करते हैं वैल्यू एट द टाइम ऑफ द अरे डिक्लेरेशन, मतलब कि इनिशियलाइजेशन आप करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो इजी होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर बाद में करेंगे तो वो मोर टाइम कंज्यूमिंग होगा काम। सिंटैक्स क्या है जी, डाटा टाइप लिखेंगे, अरे का नेम लिखेंगे, अरे का साइज लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, यहाँ पर फिर वैल्यूज असाइन करते जाएंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है, ये अरे इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स है। फिर एग्जाम्पल पर आ जाएं तो इंट मार्क्स 5 नाम 5 वेरिएबल्स बन गए मार्क्स नाम के, मतलब कि एक अरे बन गई है, उसमें डायरेक्टली वैल्यू असाइन करवा दी गई है। इसमें भी डायरेक्टली वैल्यू असाइन करवा दी गई है। फ्लोट टाइप का एक अरे ली गई है जिसका नाम है लेंथ, और वैल्यूज असाइन करवा दी गई है, इनिशियलाइज करवा दी गई है ये अरे। क्लियर।
इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 भी है जिसकी डाटा टाइप कैर है, और आपको पता है जो करेक्टर टाइप वेरिएबल्स होती हैं उनमें सिंगल करेक्टर ही स्टोर होता है, वो भी सिंगल कोड के अंदर। एग्जांपल नंबर 4 में है, इसको ज़रा समझिएगा कि इंट नाम और इसमें साइज़ कोई नहीं दिया गया, डिमेंशन कोई नहीं दी गई, तो यहाँ पर कितने लिखे हैं 25, 50 और 75, मतलब कि यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था। अगर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, तो आपने अगर यहाँ पर कुछ नहीं ना लिखा हुआ तो कंपाइलर खुद से फर्ज करेगा कि यहाँ पर अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर 3 असाइन कर देगा। ठीक है, वैल्यू असाइन मतलब कि जो अरे का जो साइज़ होगा वो 3 ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि जब आपने इस तरह से अगर साइज़ नहीं ना दिया आपने, तो अरे को इनिशियलाइज डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज आपने करना है। अरे को डिक्लेयर करते वक्त ही अरे को इनिशियलाइज कर देना है। अगर आपने अरे का साइज़ नहीं दिया, बाद में डिक्लेयर अरे को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज ना कीजिएगा अगर आपने साइज़ नहीं दिया। अगर आपने साइज़ दिया है तो आप बाद में भी इसको इनिशियलाइज अरे को कर दें तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन इशू हो सकता है अगर आप साइज़ ना दें और बाद में अरे को इनिशियलाइज करें तो फिर इशू हो सकता है। तो आप कोशिश यही करें कि जब अरे का साइज़ नहीं दिया तो फ़ौरन से उसे इनिशियलाइज कर दें, मतलब उसमें वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है जी, इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जितनी आपने वैल्यूज़ एंटर की होंगी उतनी ही अरे कंसिडर की जाएगी। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर मार्क्स 5 लिया और यहाँ पर 5 वैल्यूज़ ही एंटर की हैं, लेकिन आप 3 वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते थे, लेकिन अगर 2 वैल्यूज़ ना एंटर करेंगे तो मेमोरी के अंदर वो जगह ऐसे खाली पड़ी रहेगी। ठीक हो गया जी। आई होप आपको पता होगा कि अब ये डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अरे के बारे में हमने पढ़ा। अरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उनकी तमाम मल्टीपल वैल्यूज़ की डाटा टाइप जो होगी वो सेम होगी। क्लियर है। एलिमेंट्स ऑफ अरे क्या होता है, आई होप आपको पता चल गया होगा। अरे डिक्लेरेशन क्या होती है और अरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ये भी आपको क्लियर होगा। चलें जी, आपको एक मरतबा मैं ये इनकी वैल्यू भी प्रिंट करवा के चेक करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छे तरीके से। प्रिंट एफ के ज़रिए इनकी वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करवाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को शो करवाते हैं जो कि A0 में है, तो मैं यहाँ पर %d लिखता हूँ और यहाँ पर A0 की वैल्यू शो होनी चाहिए। यहाँ पर न्यू लाइन एंटर कर देते हैं ताकि न्यू लाइन पर आ जाए। फिर सेकंड वैल्यू को शो करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सेकंड लिख दिया है बस आपको बताने के लिए कि वो सेकंड वैल्यू शो करवाई जा रही है। यहाँ पर %d लिख देंगे और यहाँ पर A1। आप इसी तरह से पांचों की पांचों वैल्यूज़ को शो करवा सकते हैं, A0, A1, A2, A3, A4 तक। क्लियर है। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू में क्या है, फर्स्ट में 34, सेकंड में 56। ये प्रिंट एफ के ज़रिए मैंने वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह से आप आगे भी A2, A3 और A4 की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको सारा ही क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।